व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आई नो मेरी वीडियोस बहुत लेट आ रही होंगी, बट मेरी मजबूरी है, मैं निकल ही नहीं पा रहा काम से। इतना सारा काम है, मेरी औकात के बाहर काम हुआ है, बट आई एम स्टिल थैंकफुल, ग्रेटफुल फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। कल संडे है, कल मेरी एक दो दिन पीछे जो गड़बड़ हो गई, जो पीछे रह गई वीडियोस, कल मैं सारी कवर कर दूंगा। ठीक है, आइए जल्दी से शुरू करते हैं। आखिरी यूनिट बचा है चैप्टर नंबर 9 का, इसे खत्म करो। 10वां है इंडियन इकोनॉमी, वो कल ही करा दूंगा तुमको। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। ये है बच्चों हमारा आखिरी यूनिट, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द इजीएस्ट यूनिट। यहां से 2-3 सवाल बनते हैं, बस आसान आसान से, तुमको ध्यान से समझना है। पूरा का पूरा चैप्टर ही थ्योरी था, मतलब इसके अंदर कुछ खास प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं था, सारा का सारा थ्योरी है। 3, 4, 5 बार इसकी तुमने रीडिंग लगानी है, मॉड्यूल से पढ़ लेना है, समझ लेना है और खत्म, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखो बोल रहा है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। इंटरनेशनल का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर से, या यहां से बाहर या बाहर से यहां। कैपिटल पैसे का, मूवमेंट यानी आना जाना। इसका मतलब बच्चों इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ये बात कर रहा है कि बाहर से अगर पैसा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यों आता है, किस किस फॉर्म में आता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये पढ़ना है। अगर हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो वो किसको बोलते हैं, किस फॉर्म में जाता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब यहां पे पढ़ना है, खत्म, यही है और क्या। देखो सबसे पहले बोल रहा है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट रेफर्स टू फ्लो ऑफ कैपिटल, मेनली मनी एंड इन्वेस्टमेंट, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इट मींस द मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर द पर्पसेस जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे लेंडिंग, जैसे ओनरशिप ऑफ एसेट्स। भाई इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट में शेयर्स में करना है, लोन लेना देना है, या फिर कुछ एसेट्स खरीदने हैं वहां पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल बच्चों कितने कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, फॉरेन कैपिटल इंक्लूड्स एनी इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम अब्रॉड। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले होते हैं फॉरेन एड्स। एड्स का मतलब हेल्प, असिस्टेंस। ठीक है, एड मतलब है यहाँ पे हेल्प, जो बाहर से हेल्प आ रही है। ओके, सबसे पहले क्या आ रहा है, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है पैसा, उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल, यानी जहां पे दो नेशंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल होता है जहां पे बहुत सारी कंट्रीज से इकट्ठा पैसा आता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल। उसके बाद होता है टाइड एड। टाइड का मतलब होता है बेटा कि उसमें ना कंडीशन जुड़ी हुई है कि आप इस पैसे को यही यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप यूज नहीं कर। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइड। उसके बाद होता है अनटाइड। अनटाइड का मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं जुड़ी हुई, जैसे बेसिकली हम लोन लेते हैं, सिंपल लोन लेते हैं। ये किस लोन, बिजनेस लोन है जी, इसे आप बिजनेस में ही लगा सकते हो, घर नहीं बना सकते, तो वो टाइड हो गया। और मैंने बस लोन ले लिया, कहाँ यूज करना है, कहीं भी यूज करो, वो अनटाइड हो गया। ठीक है बच्चों, ग्रांट्स का मतलब, ग्रांट्स तो फ्री है, ग्रांट तो गिफ्ट को बोलते हैं, जो हमको वापिस करने भी नहीं, वो तो गिफ्ट है। ठीक है, तो जो बाहर से पैसा आ रहा है वो कितने प्रकार से आ सकता है, असिस्टेंस की फॉर्म में 5। कैसे, बाइलेटरल, जब दो नेशंस इन्वॉल्व हो, एक हम और एक जो हमें लोन दे रही है। दूसरा मल्टीलेटरल, जब मल्टीपल गवर्नमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो। टाइड, जो विद कंडीशन है। अनटाइड, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। ग्रांट्स मतलब जो वापस नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद आती है बोरोइंग्स। सर बोरोइंग्स क्या है, बोरोइंग्स तो आप एग्जैक्टली लोन ले रहे हो, है ना, लोन्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से आप ले रहे हो। सॉफ्ट लोन्स, सॉफ्ट लोन्स होते हैं बेटा जो इजी लोन्स होते हैं, सॉफ्ट मतलब इजी। हार्ड लोन्स होते हैं डिफिकल्ट, जिनमें टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत मुश्किल होती हैं, इंटरेस्ट रेट डिफिकल्ट होते हैं, पेपर वर्क डिफिकल्ट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो होते हैं हार्ड लोन्स, उनको डिफिकल्ट लोन्स बोल देते हैं। सॉफ्ट यानी आसान, जिसके अंदर लो इंटरेस्ट, लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड्स, ये होता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, जो आप फॉरेन लेंडर्स से लेते हो, है ना, जो फॉरेन लेंडर्स हैं, जो लोन बांटते हैं, जैसे मनी लेंडर्स लोकल होते हैं, वैसे ही फॉरेन लेंडर्स भी होते हैं, उनको बोलते हैं ईसीबीज। उसके बाद ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। ट्रेड क्रेडिट तो बिजनेस के लिए होता है मेनली, कि एक ट्रेडर किसी दूसरे ट्रेडर से उधार पे माल खरीद रहा है, वो आ जाएगा। ठीक हो गया, इजी। फॉरेन एड असिस्टेंस, बोरोइंग्स। और किस फॉर्म में आ सकता है पैसा, एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट्स, एनआरआई कौन होते हैं, जो इंडिया में रहते नहीं है, बाहर काम करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स वगैरह इंडिया में, रिलेटिव्स इंडिया में, तो वो यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसको बोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट। सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स मेड बाय एनआरआईज इन इंडियन बैंक्स। देन इन्वेस्टमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है, एफडीआई एंड एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। देखो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना बेटा, उसमें इन्वेस्टमेंट का पर्पस बिजनेस करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 10% इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, नॉट लेस देन 10%, 10% से कम नहीं होगा, वो एफडीआई है। तो वहां पे पर्पस बिजनेस करना है, इंटरेस्ट है सामने वाले का कि वो आपके साथ व्यापार करे, आपके साथ मैनेजमेंट में बैठे, आपके साथ डिसीजन मेकिंग करें, एक लॉन्ग टर्म के लिए मिलजुल के कुछ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करें, कुछ अच्छा बिजनेस करें, एफडीआई। एफपीआई में क्या होता है, उसको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से बिजनेस करने में, उसके पास तो एक्स्ट्रा फंड है, वो यहाँ पे पैसा डाल के मेनली स्पेकुलेट करना चाहता है कि बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा भाई, पैसा बना लूंगा। एफडीआई में ऐसा कुछ नहीं होता, एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म सोच होती है, एफपीआई शॉर्ट टर्म होती है। देखो क्या बोल रहा है, एफपीआई क्या है, फॉरेन मनी इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, और एफडीआई क्या है, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करा, बिजनेस में इन्वेस्ट करा। मैंने बोला ना उसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपके साथ व्यापार करना है, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करा, है ना। देखो जरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एफडीआई क्या है, एफडीआई के बारे में बोल रहा है, एफडीआई मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टर करेगा अनदर कंट्री में जिसमें ओनरशिप कम से कम 10% होगी, 10%, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम 10% होनी चाहिए, ठीक है। एंड कंट्रोल भी चाहिए उसको भैया, मैनेजमेंट में कंट्रोल भी चाहिए, ओके। अब कैसे कर सकते हैं एफडीआई, किस तरीके से कर सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इक्विटी कैपिटल, भाई शेयर्स खरीद सकते हो। दूसरा री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो अर्निंग्स हुई थी, आपने किसी बेसिकली कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वहां से डिविडेंड आया, वहां से अर्निंग आई, उसको दोबारा री इन्वेस्ट करने को बोला, आपने बोला डिविडेंड नहीं चाहिए, शेयर ही दे दो, तो री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। उसके बाद अदर डायरेक्ट कैपिटल, अदर डायरेक्ट कैपिटल का क्या मतलब होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है तो उसको भी बोल देते हैं हम अदर डायरेक्ट कैपिटल, ठीक है। अदर डायरेक्ट कैपिटल का मतलब सिंपल है कि एक कंपनी है फॉर एग्जांपल यूएस में, उसने इंडिया में ही उसकी कोई और कंपनी भी है, इंडिया में ही उसकी कोई और कंपनी है, छोटी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी उसकी, वो पेरेंट हो गई, ये सब्सिडरी हो गई। तो अगर पेरेंट अपनी सब्सिडरी कंपनी में भी पैसा डाल रही है ना, तो वो भी एफडीआई तो है एक तरीके से, राइट। तो हम बोल रहे हैं इंट्रा कंपनी, पेरेंट टू सब्सिडीज, ये होती है। इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो, और अदर डायरेक्ट कैपिटल। परफेक्ट सर, बढ़िया हो गया। टाइप्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई कितने प्रकार की होती है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है, यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों, इंपॉर्टेंट। आजा यार, कहां चला गया, ये है सावधान इंडिया सवाल। एफडीआई में 10%, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एफडीआई है इसके अंदर, मतलब मेन इसमें एफडीआई एफपीआई और तो कुछ है भी नहीं चैप्टर में खास, ठीक है। देखो सबसे पहले बोल रहा है हॉरिजॉन्टल, फिर बोल रहा है वर्टिकल, फिर बोल रहा है कॉन्ग्लोमरेट, और फिर बोल रहा है टू वे। बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करना जो आप करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूं और मैंने यूएस में किसी एजुकेशन कंपनी में ही इन्वेस्ट करा, तो मेरा ही वो बिजनेस है, सेम वही मॉडल है, वही चीज है, तो उसको बोलूंगा हॉरिजॉन्टल एफडीआई। सेम बिजनेस अब्रॉड एज इन होम कंट्री, ठीक हो गया बेटा। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल में थोड़ा डिफरेंट है बट रिलेटेड है, डिफरेंट है बट रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्टेशनरी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करा कि भाई ठीक है मेरे से रिलेटेड है लेकिन स्टिल डिफरेंट है तो एजुकेशन से रिलेटेड बट फिर भी डिफरेंट है, तो उसको क्या बोल दिया मैंने, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल सेम, जहां मैं हूं वही। वर्टिकल क्या है कि मेरे से थोड़ा डिफरेंट बट मिलता जुलता। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट, मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने किसी टायर की कंपनी में इन्वेस्ट करा, भाई मुझे क्या मतलब है उससे, है ना। देखो क्या बोल रहा है, सेम बिजनेस अब्रॉड एज इन द होम कंट्री। वर्टिकल में क्या है, इन्वेस्टमेंट इन रिलेटेड बट डिफरेंट, है ना, जैसे गाड़ी की कंपनी ने ऑटो पार्ट्स में इन्वेस्ट करा। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, बिल्कुल ही अनरिलेटेड, एक यूएस की फोन कंपनी ने एक होटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक हो गया बेटा। टू वे एफडीआई क्या होता है, टू वे एफडीआई होता है बेटा कि जहां पे बोथ वेज है, कि मैंने यूएस में इन्वेस्ट करा, यूएस ने मेरे यहां पे इन्वेस्ट करा, इस तरीके से टू वे, दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, यूजुअली एक डेवलप्ड होता है एक डेवलपिंग होता है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इस तरीके से करते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज, जैसे यूएस इन्वेस्ट इन जापानीज ऑटो इंडस्ट्री, जापान इन्वेस्ट इन यूएस टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन इन्वेस्ट कर सकता है बच्चों, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, कंपनीज कर सकती हैं, ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस कर सकती है, सरकार कर सकती है, ट्रस्ट्स कर सकती है, ये आता है हु कैन इन्वेस्ट। उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई किस किस फॉर्म में जा सकती है, आप इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्म में कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सेट करो अपनी ही सब्सिडरी,
यानी आप वैसी ही अपनी ही कंपनी चलाना चाहते हो, यानी जैसे हॉरिजॉन्टल था कि इंडिया में मेरी कंपनी है, मैंने यूएस में भी सेम कंपनी सेट कर दी, ये हो सकता है। या फिर जॉइंट वेंचर, एक वहां की कंपनी के साथ मिलजुल के बिजनेस शुरू करा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जॉइंट वेंचर हो गया वीआई, मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर था पहले, हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर हो गया, ऐसे होती है एफडीआई। उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कि आप किसी लोकल कंपनी को मर्जर कर लो, अपने साथ मिला लो, मर्ज कर लो उसको अपनी कंपनी में। एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को मर्ज कर लेती है, उसको बोलते हैं मर्जर। एक्विजिशन, खरीद लेना, एक्वायर कर लेना, तो मर्जर एक्विजिशन से हो सकता है। अपनी ही सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर या किसी के साथ मिल जाओ, कुछ नया सेटअप कर लो। इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज, डायरेक्टली फैक्ट्री ले लो, लैंड ले लो, नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करो, ये हो सकती है फॉर्म्स ऑफ एफडीआई। सिंपल है यार, बड़ा आसान सा है चैप्टर, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो सर, इसके बाद अब आ गया एफपीआई। एफपीआई क्या है बेटा? इनको कोई मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस क्या है, आपका मॉडल क्या है, आप ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इनको पैसा बनना चाहिए, स्पेकुलेट करने के लिए है मेनली। तो शेयर्स खरीदेंगे, फैक्ट्री वैक्ट्री से इन्हें कोई मतलब नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, FPI means investment of financial capital, not real capital, in another country, stocks, bonds, security, without ownership or control। इनको कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, इनको चाहिए शेयर्स दे दो, महंगे हो गए बेच देंगे, खत्म, है ना। नो कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट, ये इन्फ्लुएंस नहीं करते। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों, वो लॉन्ग टर्म होता था, ठीक है। उसके बाद स्पेकुलेटिव, बहुत जल्दी मूव करता है पैसा अगर कंडीशंस बदलती हैं, जैसे ही बिकेगा, महंगा होगा तो बेच देंगे ये लोग, सस्ता होगा खरीद लेंगे। इट अफेक्ट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑफ कोर्स याद है, इंटरनेशनल जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बीओपी में रिकॉर्ड करी जाती हैं, है ना भाई। बोरोइंग्स, लेंडिंग्स, ये सब किसके अंदर रिकॉर्ड होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है, तो आपके बीओपी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा ये। एंड एक्सचेंज रेट मोर देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ता, एक्सचेंज रेट बीओपी पे बहुत फर्क पड़ता है इससे। उसके बाद इन्वेस्टर को मेनली किस चीज से फर्क पड़ता है? सेफ्टी से, कि जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। दूसरा, कैपिटल की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तीसरा, रिटर्न्स, आरओआई, सिंपल, ठीक है। उसके बाद बच्चों एफपीआई का एग्जाम्पल है, ये आप रीड कर सकते हो, सिंपल। फॉरेन इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीद लिए, फ्रेंच इन्वेस्टर ने स्विस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, बेसिक। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक डिफरेंस दिया हुआ है एफडीआई और एफपीआई में। जो जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फिजिकल एसेट्स बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं? फिजिकल एसेट्स, इसको एसेट्स बनाने होते हैं। इसको क्या है? सिर्फ फिनेंशियल एसेट्स, इसको सिर्फ शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, इसको फिजिकल एसेट नहीं बनाने, सिर्फ शेयर्स, बॉन्ड्स खरीदने हैं, पैसा बनाना है बस, इसको फिजिकल एसेट बनाने। इसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, इसमें शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है। अगर डिफरेंस क्लियरली है ना तो मॉड्यूल में से पढ़ लेना, मैं बता तो सारा ही रहा हूं, तुम सीधा वो खोल लो अपने मॉड्यूल में, है ना। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये मुश्किल से विड्रॉ होता है क्योंकि भाई फैक्ट्री वगैरह बेचना, पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल है। ये बहुत इजीली विड्रॉ हो जाता है कंपैरेटिवली। उसके बाद इसका नेचर स्पेकुलेटिव नहीं होता, ये सिर्फ बढ़ने पे पैसा नहीं बनाना चाहते, लॉन्ग टर्म इंटरेस्टेड है ये आपके बिजनेस में, ये स्पेकुलेटिव होता है। उसके बाद मेनली ऑफन अकम्पनीड बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, इसमें पैसे के साथ साथ आप अपनी टेक्नोलॉजी भी देते हो, आप सपोर्ट भी करते हो क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हो साथ में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स नहीं होते। उसके बाद डायरेक्ट इंपैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पे। क्यों सर? भाई बाहर की कोई कंपनी आएगी, प्रोडक्शन करेगी, फैक्ट्री सेटअप करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट पे तो इंपैक्ट क्रिएट करेगी ना, लोगों को जॉब मिलेगी, काम मिलेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नो डायरेक्ट इंपैक्ट, इधर कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है, इसका मैनेजमेंट में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटीज जो हैं आर हेल्ड विद सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द इन्वेस्टर ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिक्योरिटी इन्होंने खरीदी है ना, ये इस परचेज का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस होता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पे कि हाँ ठीक है ये भी हमारा पार्ट है, क्योंकि एक मेजर स्टेक खरीदते हैं तो आपको उनको भी कंट्रीब्यूशन में लेना पड़ेगा, हर तरीके से आपको उनको पार्टिसिपेशन में लेना पड़ेगा। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है कि इन्हें कंट्रोल चाहिए ही नहीं, इनका तो पैसा बनना चाहिए। तो बोल रहा है सिक्योरिटीज आर हेल्ड प्योरली एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड नो सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। बढ़िया हो गया सर। इसके बाद बच्चों एफडीआई होती क्यों है? कोई एक देश किसी दूसरे देश में क्यों इन्वेस्ट करता है? बेटा सिंपल सी बात है, एक तो वो पैसा बनाना चाहता है, लॉन्ग टर्म आरओआई चाहता है, उसको बेनिफिट्स होने चाहिए इसलिए करता है। तो देखो क्या बोल रहा है,
फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज मेनली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड गेन लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस। जो मेन रीजंस हैं वो क्या हैं, देखो रीजन क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले बोल रहा है हायर रिटर्न। सिंपल सी बात है ना यार, मेरे देश में इतना पैसा नहीं बनता, मैं बाहर के देश में बनाना चाहता हूं, तो हायर रिटर्न्स। दूसरा फर्म स्पेसिफिक एडवांटेजेस। फर्म स्पेसिफिक एडवांटेजेस जैसे कि मतलब मुझे कोई टेक्नोलॉजी बढ़िया मिल रही है, मुझे मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी मिल रही है, मैं पेटेंट करा पा रहा हूं, तो दूसरी फर्म से मुझे एज मिल जाएगा, प्रायोरिटी मिल जाएगी, मैं आगे निकल जाऊंगा, है ना। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि लार्ज स्केल पे जब मैं काम करूंगा तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा। उसके बाद बिग और ग्रोइंग मार्केट में जा पाऊंगा मैं। ऐसी इकोनॉमीज जैसे इंडिया है, अब दूसरे देश इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी, ज्यादा पॉपुलेशन वाली इकोनॉमी, ज्यादा बड़ी मार्केट, तो उनको तो फायदा ही फायदा है ना, सिंपल सी बात है। अवॉइडिंग कंपटीशन, बेटा कंपटीशन को अवॉइड करा जाता है। सर कैसे? बाय एक्वायरिंग प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म्स। मतलब कि अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी फर्म्स हैं जो कल को एंटर करेंगी ग्लोबल मार्केट में और आपको कंपीट करेंगी, आपको परेशान करेंगी, तो उनको बहुत अर्ली स्टेजेस पे ही इन्वेस्टमेंट में फंसा लिया जाता है, उनको बेसिकली एक्वायर कर लिया जाता है या उसके अंदर पैसा डाल दिया जाता है, उनके मैनेजमेंट में घुसा जाता है, ताकि अगर वो बढ़े तो आपका भी पैसा बढ़े। उसके बाद रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? रिस्क को बांटना, कि इतने सारे अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर दूंगा, अगर किसी एक कंट्री में नुकसान भी हो रहा है तो दूसरी कंट्री में तो फायदा हो रहा होगा ना बच्चों। तो इस तरीके से रिस्क को बांट दिया जाता है, इसलिए भी एफडीआई करा जाता है। बढ़िया सर, मजा आ गया है। तो उसके बाद हमारे पास बेटा और भी कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी उनका प्रोडक्ट जो है अब इंटरनेशनल है, यानी वो अपनी मार्केट को इंटरनेशनल दिखाते हैं कि सिर्फ हम होम कंट्री में नहीं है, हम मल्टीपल कंट्रीज में, वी आर इंटरनेशनल नाउ, है ना। दूसरा बोल रहा है एंट्री मिलती है आसानी से ऐसी मार्केट में जहां पे ट्रेड बैरियर्स हैं, जहां पे आप वैसे नहीं जा सकते, है ना, जहां पे आप नॉर्मली वो लोग आपको माल नहीं बेचने देते, वहां पे बहुत सारे टैक्सेस है, ये है वो है, तो आप वहां इन्वेस्ट कर लो ना, वहां कंपनी खोल लो, तो वहां एंट्री मिल जाती है उसको। दूसरा ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है कि ज्योग्राफिकल फायदे भी देखे जाते हैं कि भाई मेरे कितनी दूर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, कल्चर क्या हम शेयर कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या हम शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके के भी एडवांटेजेस हम लोग देखने को मिलते हैं एफडीआई के अंदर। उसके बाद रिसोर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, रिसोर्स रिलेटेड क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल आसानी से मिल सकता है, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लो जहां से अगर अभी तक आप इंपोर्ट करते थे, अब आपने वहीं बिजनेस सेटअप कर लिया तो आपको वहीं आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा सस्ती लेबर मिल सकती है। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लोअर मिल सकते हैं, है ना, मतलब कई जगह ना एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, बहुत हैवी कॉस्ट भरने पड़ते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वहां पे आपके कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बच जाते हैं, फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं। टैक्स बेनिफिट के लिए जाते हैं लोग कि टैक्स का फायदा हो, जैसे यूएई में, दुबई में बहुत लोग जाते हैं बिजनेस करने के लिए, क्यों? क्योंकि इंडिया के कंपैरेटिवली कुछ भी टैक्स नहीं है, कुछ भी क्या है ही नहीं, है ना बेटा, तो ये चीजें भी वहां पे देखी जाती हैं। उसके बाद कंट्रोल जैसे मोटिव्स भी होते हैं। कंट्रोल जैसे मोटिव मतलब कि आप बेसिकली फुल कंट्रोल बनाना चाहते हो कि कोई ग्रो कर रहा है, आपने वहां जाके पहले खुद ही इन्वेस्ट कर लिया, तो देखो क्या बोल रहा है, रिटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, नॉलेज, पेटेंट्स एंड क्वालिटी। दूसरा वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आप उनके साथ इंटीग्रेट कर लेते हो। जैसे अभी वर्टिकल हमने पढ़ा ना कि जो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं, आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हो तो उससे आप ही का फायदा होता है मेनली। उसके बाद डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आपकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन बनी रहे, पोजीशन बनी रहे, इसलिए भी आप इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद फेवरेबल होस्ट कंट्री कंडीशंस, यानी जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वहां की कंडीशंस बहुत फेवरेबल है आपके लिए, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यानी बहुत ज्यादा वहां पे पॉलिटिक्स, मतलब जल्दी से सरकार चेंज वेंज नहीं होती, स्टेबिलिटी है। दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं जो कि ऑफर करते हैं बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स को, वो बना हुआ है। जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वहां प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा बनते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो ऐसी जगह पे भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सही है, तो देखो कितने सारे यहाँ पे मोटिव्स दिए हुए हैं।
सारे के सारे एफडीआई के रीजंस हैं। तो ये इकोनॉमिक और बिजनेस मोटिव्स हो गए, ये हमारे मार्केट वाले हो गए, ये हमारे रिसोर्स से रिलेटेड हो गए, इसके बाद हमारे कंट्रोल से, फेवरेबल होस्ट कंडीशन से रिलेटेड हो गए। इसके बाद आता है कि आप एफडीआई कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया था, लगभग वही चीजें हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल लो या एसोसिएट कंपनी खोल लो। बेटा दोनों आपसे ही बन के निकलती हैं, सब्सिडरी भी और एसोसिएट भी, बस दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। ये तुमने लॉ में पढ़ा होगा कि सब्सिडरी कंपनी 51% के साथ होती है और एसोसिएट कंपनी का स्टेक बताओ। चलो अच्छा है, तुम्हारे से देखता हूँ तुमने लॉ कितना पढ़ा है, मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कि एसोसिएट कंपनी, कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा तुमने, तो बताओ जरा कि एसोसिएट कंपनी में कितना प्रतिशत स्टेक होता है मेन कंपनी का, बताओ जरा। अच्छा, बेसिकली दोनों आप ही की कंपनीज हैं। ठीक है, तो सेटिंग अप न्यू ब्रांच और कंपनी अब्रॉड। दूसरा इक्विटी इंजेक्शन। इक्विटी इंजेक्शन का क्या मतलब होता है? इक्विटी इंजेक्शन का मतलब सीधा सीधा शेयर्स वगैरह खरीदना, राइट। इन्वेस्टिंग कैपिटल इन अ फॉरेन कंपनी। उसके बाद एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि मेजॉरिटी स्टेक खरीद लेना। मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या होता है? वही 51% से ज्यादा खरीद लेना ताकि कंट्रोल सारा आपका हो जाए। बाइंग मेजॉरिटी शेयर्स टू कंट्रोल एंड एग्जिस्टिंग कंपनी। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मिलजुल के बिजनेस करना, किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर लेना, राइट। उसके बाद क्या हो सकता है? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर होता है सिंपली पार्टनरशिप कर लेना, जैसे मैं आपको बता रहा था हीरो होंडा, वोडाफोन आइडिया, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। बच्चों ग्रीन फील्ड क्या होता है? बिल्कुल शुरू से इन्वेस्टमेंट करना, बिल्कुल शुरू से कोई चीज स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। अपनी फैक्ट्री सेटअप करना, अपना बिजनेस सेटअप करना, वो ग्रीन फील्ड होता है। स्टार्टिंग न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम स्क्रैच, फैक्ट्री, प्लांट्स, ऑफिसेज। ब्राउन फील्ड क्या होता है? ब्राउन फील्ड होता है चला चलाया, चले चलाए को एक्वायर करना, यूजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू मर्जर, एक्विजिशंस और लीजिंग। ठीक है या नहीं है? तो ग्रीन फील्ड क्या होता है? अपना सेटअप करना। ब्राउन फील्ड होता है चला चलाया एक्वायर करना। एग्जाम्पल 100% एफडीआई अलाउड इन ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जैसे 100% अलाउड है एफडीआई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में जो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो देखो ये एक बेसिकली ब्राउन फील्ड है, इससे दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन फील्ड क्या है, ब्राउन फील्ड क्या है। बढ़िया हो गया सर ये तो। इसके बाद एफडीआई के क्या क्या फायदे हैं बच्चों, बेनिफिट्स क्या क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहला कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। बेटा देखो जब जब कंपटीशन होगा, जब जब कंपटीशन होगा तो बेटर प्रोडक्ट्स बनेंगे, कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइस होगी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, सही प्राइजेस पे प्रोडक्ट मिलेंगे। मोनोपोली में ये सब नहीं होता, बेनिफिट होता है कंपटीशन में। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है, एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स इंक्रीजेस कंपटीशन। इससे इनोवेशन, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लोअर कॉस्ट एंड मोर कंज्यूमर चॉइस। दूसरा, ज्यादा कैपिटल आएगा, ज्यादा ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सारे फायदे होंगे। इट प्रोवाइड्स कैपिटल बियॉन्ड डोमेस्टिक सेविंग्स। डोमेस्टिक सेविंग्स से ज्यादा कैपिटल मिल रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, स्किल्स आती है, फायदा होता है। अब कंपनी आएगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो लेबर को भी तो काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इट क्रिएट्स डायरेक्ट जॉब्स, क्रिएट्स इनडायरेक्ट जॉब्स। भाई फैक्ट्रीज में करने के लिए काम चाहिए, प्लांट्स में करने के लिए काम चाहिए, है ना। उसके साथ साथ आप जो भी बिजनेस करोगे उससे रिलेटेड और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होता है ना। उसके बाद क्या है? एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल सी बात है भाई, अब कोई कंट्री यहां पे आके इन्वेस्ट कर रही है, वो माल बनाएगी तो सिर्फ इंडिया में तो नहीं बेचेगी, वो बाहर भी बेचेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी होते हैं एक्सपोर्ट्स के, और ज्यादा पैसा आता है आपके यहाँ पे, और आपको टैक्सेस का भी फायदा होता है, रेवेन्यू जनरेशन भी होता है। देखो क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज हेल्प्स होस्ट कंट्री एक्सेस ग्लोबल मार्केट्स। एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है आपके पास, काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, सरकार को डेवलपमेंट दिखाई देता है कि हम कैसे कर सकते हैं, कहां पे चेंज कर सकते हैं, कहां पे रिफॉर्म्स ला सकते हैं। गवर्नमेंट इंप्रूव पॉलिसीज, लीगल सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट एफडीआई। ठीक है, इससे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते हैं और बेटर वर्क कल्चर डेवलप होता है। टैक्स एंड रेवेन्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इससे टैक्स इनकम जनरेट होती है सरकार के लिए और बेनिफिट होता है बहुत सारा। और क्या क्या फायदे हैं बच्चों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा,
पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। लार्ज फॉरेन फर्म्स अचीव स्केल इकोनॉमीज, रिड्यूस कंज्यूमर प्राइसेस, लोगों को सामान सस्ता पड़ेगा। ब्रेक डाउन डोमेस्टिक मोनोपोलीज खत्म, यानी जो डोमेस्टिक फर्म्स अपनी मोनोपोली बना के बैठे थे, कंज्यूमर से कुछ भी चार्ज कर रहे थे, खत्म हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अभी पीछे भी बताया मैंने, एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रेजिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, है ना। तो जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे पास इनफ्लो होगा, उसके बाद हम जो भी माल बना रहे हैं इंडिया में बन रहा है, इंडिया के लोगों को काम मिल रहा है, तो बेसिकली ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, फॉरेन रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तो हमारा पॉजिटिव में जाएगा बीओपी सरप्लस में जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, एफडीआई इज बेटर देन बोरोइंग्स, इंप्रूव बीओपी पोजीशन। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, भाई हमारे लोगों को नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नए सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत डेवलप होगा बेटा, ये यहां बोल रहा है। एनहांसेस स्किल, प्रोडक्टिविटी, अवेयरनेस एंड वर्क कल्चर। अब इसके बाद आता है प्रॉब्लम्स क्या है एफडीआई में, बस खत्म होने वाला है। एफडीआई में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। बेटा जब एफडीआई आता है ना, देखो फॉरेन कंपनीज ना लेबर ओरिएंटेड नहीं होती या लेबर इंटेंसिव नहीं होती, कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, टेक्नोलॉजी को, मशीनों को ज्यादा यूज करती हैं। तो जब टेक्नोलॉजी को, मशीनों को ज्यादा यूज करेंगी तो इतनी ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा, उनको ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं होगा, बल्कि वो मशीनों से सामान बना के यहां वाली फर्म्स को भी नुकसान होगा और पैसा भी बहुत सारा एक्यूमुलेट करके ले जाएंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, एफडीआई ऑफन यूजेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्रिएटिंग फ्यूअर जॉब्स इन लेबर रिच कंट्रीज, है ना। हाई स्किल जॉब्स में रिमेन इन द होम कंट्री, होस्ट कंट्री गेट्स लो स्किल रूटीन जॉब्स। जो हाई स्किल जॉब्स होती हैं वो उन्हीं के पास रहेंगी, जो होस्ट कंट्री है उसको कुछ खास जॉब्स नहीं मिलेंगी। दूसरा, इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कि मेनली पैसा वहां इन्वेस्ट करते हैं लोग जहां पे ज्यादा रिसोर्स रिच नेशंस हैं या जहां पे ज्यादा एडवांटेजेस हैं। अब सपोज इंडिया में भी आ रहे हैं, तो इंडिया में तुम्हें क्या लगता है इंडस्ट्री कहां लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी मुंबई में, इंडस्ट्री लगेगी ऐसे स्टेट्स में, बैंगलोर में, ऐसी स्टेट्स में जहां भैया, ऐसी सिटीज में, ऐसे एरियाज में जहां पे उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो फिर वो जो एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है वही डेवलप होता रह जाएगा, जो दूसरे हैं वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाएंगे, तो इनइक्वालिटी तो रहेगा ना। या फिर आप ये बोल लो कि रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड नहीं होगा, इम्बैलेंस्ड होगा। तो क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट गो मेनली टू रिसोर्स रिच और डेवलप्ड रीजन्स, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, उससे इनकम गैप भी बढ़ जाता है। उसके बाद फिस्कल एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स, फिस्कल एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स का क्या है, देखो सबसे पहले बोल रहा है टैक्स हॉलीडेज। टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है बेटा छूट। सरकार क्या करती है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स में छूट देती है कि ठीक है तुम आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, तो टैक्स में छूट दे रही है गवर्नमेंट, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिड्यूस हो जाता है क्योंकि टैक्स से तो कमाई हो नहीं रही। उसके बाद बोल रहा है फॉरेन फर्म्स में बोरो लोकली। अब बिजनेस करने के लिए फॉरेन फर्म्स क्या करती हैं, लोकल बैंक से लोन लेती है। अब जब लोकल बैंक से लोन लेती है तो लोन की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उससे जो हमारे डोमेस्टिक बोरोअर्स थे उनको भी नुकसान होता है। होगा या नहीं होगा भाई, कौन बेसिकली बोरोइंग की डिमांड बढ़ा रहा है, फॉरेन फर्म्स, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो जो नॉर्मल डोमेस्टिक बोरोअर्स से उनको भी नुकसान होगा। होगा या नहीं होगा, रेजिंग इंटरेस्ट रेट, क्राउडिंग आउट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेन, बोल रहा है एफडीआई से फॉरेन एक्सचेंज तो आता है लेकिन जो प्रॉफिट और इंपोर्ट ऑफ इनपुट है कैन स्ट्रेस द बीओपी एंड वीकन द करेंसी। भाई बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज तो चलो इन्वेस्टमेंट तो आ गई, लेकिन उसके बाद जो पैसा बाहर जाएगा, जो प्रॉफिट बना के बाहर लेके जाएंगे, उसके साथ साथ इनपुट्स इंपोर्ट करेंगे, तो बहुत सारा पैसा तो बाहर भी जा रहा है ना, उससे बीओपी बहुत नेगेटिव में भी जाता है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी आई, पैसा बहुत सारा लेके जाएंगे, तो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है बीओपी पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद बोल रहा है मार्केट एंड कंपटीशन प्रॉब्लम्स, यानी सिंपल सी बात है भाई, जब फॉरेन फर्म देश में आएगी तो उसका फोकस होगा लग्जरी और नॉन इसेंशियल गुड्स पे, क्योंकि वो तो पैसा बनाने के लिए आए हैं, वो यहाँ पे कोई वेलफेयर के लिए तो आए नहीं, पैसा बनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वो एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट यूज करेंगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करेंगी, उससे जो लोकल फर्म्स हैं वो बाहर हो जाती हैं।
क्योंकि वो इतना कर नहीं पाती। तो लोकल फर्म्स बाहर हो जाएंगी, उनको बेनिफिट होगा नहीं, अल्टीमेटली मार्केट पे कैप्चर करके बैठ जाएंगे। आप इंडिया में ऐसा देख ही पाते हो, कई जगह कई सेक्टर्स में आप देख पाते हो, है ना। उसके बाद सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्क, भाई उनको आपके एनवायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, आपकी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। एक्सप्लॉइट करते हैं चीप लेबर को और एनवायरमेंटल रूल्स को। एनवायरमेंट रूल्स को कोई नहीं फॉलो करता भाई, सच बता रहा हूं तुम्हें मैं। उसके बाद इट कैन डैमेज नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करेंगे, पॉल्यूशन बढ़ाएंगे। इट में एनकरेज डुअल इकोनॉमी, डुअल इकोनॉमी का मतलब डेवलप्ड फॉरेन सेक्टर वर्सेस वीक डोमेस्टिक सेक्टर। फॉरेन सेक्टर ग्रो होता हुआ दिखेगा और डोमेस्टिक सेक्टर कमजोर दिखाई देगा, क्योंकि डोमेस्टिक फर्म्स को तो खत्म कर दे, ये सारे नुकसान भी है। उसके बाद पॉलिटिकल कंसर्न्स क्या है बेटा, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज पे भी। अब आप देखते हो ना किस तरीके से ट्रम्प बोल देता है कि हम जो है पूरा कंट्रोल बना के चलते हैं क्योंकि हम तो किंग हैं, अगर हमारे साथ ट्रेड करना है तो वॉर रोक दो। कैसे कैसे बयान दिए ट्रम्प ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो उस टाइम पे ये शो करता है कि कैसे जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, जो बड़ी नेशंस हैं, वो किस तरीके से एक डेवलपिंग नेशन को पॉलिटिकली भी कंट्रोल करके चलती हैं। ये चीज बोल रहा है। मल्टीनेशनल्स में इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक पॉलिसीज, रिस्किंग लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। एफडीआई इन सेंसिटिव सेक्टर्स में रेज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। सेंसिटिव सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं, आर्म्स एमिनिशंस हो सकते हैं, या जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, अगर उसमें एफडीआई आ रही है तो भाई वो इन्वेस्टमेंट आएगी। अब देखो एफडीआई सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट में भी कंट्रोल लेके आते हैं, वो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी लेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो वहां पे नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स बन जाते हैं। उसके बाद करप्शन एंड वीक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन एलिज्ड। ये तो बेसिक सी बात है यार, बेसिक सी चीज है, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं। ठीक है सर। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ये बेटा मेनली बस डेटा है। क्या दे रहा है, सबसे पहले कहां कहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है, आईटी टेक्नोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमोबाइल में, हेल्थ केयर में। ठीक है, कोविड में बहुत ज्यादा आई थी हेल्थ केयर में, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे उन्हें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा तो उन्होंने बहुत इन्वेस्ट करा। रोल ऑफ एफडीआई इन इंडिया, मेजर नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। देखो सबसे बड़ा रोल तो ये है कि सबसे बड़ा नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है डेवलपमेंट के लिए। भाई डेवलपमेंट के लिए बोरो करना पड़ता ना, अभी इन्वेस्टमेंट आ गई है तो इसके साथ कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, प्रॉफिट वो लेते हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना कंट्री के ऊपर, बर्डन तो नहीं है ना, और डेवलपमेंट भी हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हैं, जॉब क्रिएशन होता है। अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, इंडिया में इन्वेस्टर्स आ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि टैक्स ब्रेक्स हैं, लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिव है एफडीआई के लिए, और बहुत अच्छा बिजनेस क्लाइमेट है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है ना। तो एफडीआई तो काफी ज्यादा इंडिया में आ रही है। इसके बाद बोल रहा है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज। इसका मतलब भाई कोई हमारे देश में इन्वेस्ट करता रहता है या हम भी इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज। तो देखो आरबीआई बोल रहा है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टूड एट 1922.51 मिलियन यूएस डॉलर्स इन सितंबर 2022। इसका मतलब हम भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये याद रखना है, इंडिया वाज रैंक्ड 8th अमंग द वर्ल्ड मेजर एफडीआई रेसिपिएंट्स। इंडिया की जो रैंक आई एफडीआई रेसिपिएंट्स में वो 8वें नंबर पे आई। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आ रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बहुत सारा पैसा इंडिया में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इंडिया एक ऐसा इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा उनको बनता हुआ दिखता है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा कुछ डेटा और दिया हुआ है, ये मेनली आपको रीड कर लेना है यार, कि रिसेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा स्टील में, टाटा कम्युनिकेशन में, जिंदल ग्रुप में, जिंदल स्टील, जिंदल सौ, विप्रो में, रिलायंस में, ओला में, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, लुपिन बेसिकली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ओएनजीसी विदेश, जीएआईएल इंडिया। तो ये बेसिकली डेटा है, ये तो आपको बस रीड करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसी के साथ एक आसान सा चैप्टर हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो गया। मतलब था बहुत लेंदी, थ्योरेटिकल था मेनली, लेकिन खत्म हुआ हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 10 बच गया और नेशनल इनकम एडीएस बच गया। वो तो तुम्हें मैंने वैसे 12वीं में ही पढ़ाया हुआ है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा नया भी नहीं है। हाँ नया है, थोड़ा बहुत नया है,
तो वो तो हम जल्दी कर लेंगे, उसमें तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मेन है इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 10, उसको कल करते हैं और चीज़ें समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम में फोड़ना है, ठीक है। कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।